चलिए शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पे कि कहता है वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए, इसके जो है प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है इसको बताना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे वृद्धि और विकास से क्या समझते हैं, साथ साथ आगे हम समझते हैं। देखिए, वृद्धि का मतलब होता है कि शरीर का परिमाप, शरीर का जो है मात्रात्मक वृद्धि, मतलब शरीर का मात्रात्मक रूप से बढ़ोतरी होना ही वृद्धि कहलाता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है, शरीर उसका जो वृद्धि करता है, तो उसका पहले छोटा हाथ है, वो छोटा हाथ धीरे धीरे बड़ा होता है। मतलब क्या होता है उसमें कि उसमें वृद्धि आते रहता है। बच्चा जब छोटा जन्म लेता है तो 2 kg 2.5 kg का रहता है। ठीक है, जैसे जैसे उसका एज आगे बढ़ता है, उसका संपूर्ण शरीर वृद्धि करता है और उसका जो है शरीर का मात्रा भी बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है। समझ गए? उसी प्रकार से उसका शरीर का हर एक अंग का वृद्धि होता है। तो ये मात्रात्मक वृद्धि। विकास वो होता है जो उसका मेंटली, शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से उसका जो है विकास होता है, जिससे उसको जो है सोचने समझने, बुद्धि, इस सब में जो है उसका क्या होता है, बढ़ोतरी होता है, तो वो विकास होता है। समझ गए? बाकी यहाँ पे देखिए कि वृद्धि विकास जीवन का मूलभूत लक्षण है। ठीक है, यह अंडे एवं शुक्राणु को निषेचन के द्वारा, जैसे जो अंडा होता है फीमेल का और जो शुक्राणु स्पर्म जो मेल का होता है, इसके निषेचन से, फर्टिलाइज से जो जाइगोट जो युग्मक होता है उसके शुरू होने से और परिपक्व अवस्था तक, एडल्ट तक ये चलता है। समझ गए? बच्चों की वृद्धि एवं विकास से पूर्व निर्धारित होता है, अर्थात गर्भधारण के समय ही यह सुनिश्चित हो जाता है। प्रत्येक बालक एक निश्चित विकास एवं वृद्धि के क्रम के अनुसार बढ़ता है। देखिए, यह जो है बच्चा का जो वृद्धि और विकास होता है यह पूर्व से ही निर्धारित होता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि जैसे ही फीमेल गर्भधारण ली, जैसे अंडाणु और शुक्राणु के आपस में निषेचन हुआ, मिला, तो मिलने के बाद जो जाइगोट, जो युग्मनक, जो शुक्राणु जो एक बनता है, वहाँ से लेकर, निषेचन से लेकर और परिपक्व मतलब एडल्ट तक, वयस्क तक जो उसमें वृद्धि और जो विकास होता है वह चलते रहता है। तो इसीलिए कहता है यह जो है पूर्व से निर्धारित होता है, मतलब जन्म से पहले से ये निर्धारित होता है। क्योंकि यह जो है गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उस समय भी तो उसका वृद्धि और विकास होता है। पहले जो है अंडा के रूप में रहता है, वो अंडा धीरे 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 सब चीज़ का विकसित कर करके जो है एक बालक के रूप में हो जाता है। समझ गए? फिर जन्म लेता है, जन्म के बाद जो है धीरे 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 उसका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो है उसमें परिवर्तन आता है। तो ये संपूर्ण प्रोसेस जो है वृद्धि और विकास होता है। समझ गए? चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ क्या होता है, वृद्धि क्या होता है। यह मात्रात्मक, क्वांटिटी सूचक है। यह किसको सूचित करता है? मात्रा को सूचित करता है। ठीक है, अर्थात वृद्धि शरीर एवं अंगों के आकार एवं द्रव्यमान का बढ़ना है, जो कोशिकाओं के विभाजन, विभेदन एवं अंतर कोशिकीय पदार्थों में वृद्धि के फलस्वरूप होता है। ठीक है, देखिए वृद्धि का मतलब है कि यह मात्रात्मक सूचक है, मतलब यह क्वान्टिटेटिव सूचक है। जैसे हाथ पैर का बढ़ना, शरीर का वृद्धि होना, आकार, अंगों का आकार बढ़ना, उसका द्रव्यमान, वजन बढ़ना, ये सब जो है वृद्धि होता है। तो मतलब शरीर में जब बच्चा जन्म लेता है तो देखते होइएगा धीरे 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 वो एडल्ट होता है। एडल्ट में उसका जो बच्चा में छोटा पैर, छोटा हाथ, छोटा मुंह सब जो है, वो जैसे जैसे एडल्ट होता है, आगे बढ़ता है, उसका सब चीज़ जो है परिवर्तन होता है और सब चीज़ में जो है वृद्धि होता है। समझ गए? तो यही जो है आपका वृद्धि होता है। तो वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक होता है। यह सूचित करता है कि शरीर के जो है आकार और वृद्धि में वृद्धि हो रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है शरीर का। ठीक है, चलिए, एक क्यों होता है? क्योंकि जो कोशिका विभाजन होता है वह बच्चा में जो होता है वह धीरे 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 जैसे जैसे सियाना होता है तो उसका विभाजन और विभेदन में भी वृद्धि होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर का आकार बढ़ता है। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे विकास क्या होता है देख लीजिए। विकास क्या होता है? तो विकास जो है गुणात्मक होता है, क्वालिटी सूचक होता है। वृद्धि क्वांटिटी मतलब मात्रा का सूचक था। मात्रा मीन्स शरीर का आकार, वजन, ये सब बढ़ना। ठीक है ना? विकासात्मक मतलब होता है कि विकास होना। समझ गए ना? विकास मतलब माइंड का विकास होना। समझ गए ना? कार्य क्षमता करने का विकास होना। ठीक है ना? सामाजिक, इमोशनली विकास होना। तो ये सब जो है व्यक्ति के आंतरिक क्रिया होता है। समझ गए? जैसे उसका मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, ये सब में जो बढ़ोतरी होता है, तो ये सब जो है उसके गुणात्मक मतलब उसके गुण को दर्शाता है कि व्यक्ति जो है उसके मानसिक, सामाजिक, कार्य क्षमता, भावनात्मक, इन सब में वृद्धि जो होता है यह विकास कहलाता है। समझ गए? तो इस चीज़ को समझ गए, दोनों में अंतर। ये गुण को दर्शाता है और वो मात्रा को दर्शाता है। गुण मीन्स मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक योग्यता को दर्शाता है, बढ़ोतरी को विकास कहते हैं। समझ गए? चलिए, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वृद्धि और विकास को जो है इफेक्ट करता है। समझ गए? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है। कौन कौन कारक है? चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला आता है प्रजाति।
प्रजाति में जैसे विभिन्न प्रजातियों के बच्चों में वृद्धि एवं विकास की संभावना एवं पैटर्न भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे इंडियन और वेस्टर्न और अफ्रीकन, ब्लैक और वाइट रेसेज। ठीक है ना। देखिए प्रजाति रेस जो होता है, अब जैसे देखते होइएगा विभिन्न जो प्रजाति के बच्चे होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से उसका वृद्धि और विकास का पैटर्न होता है। ठीक है ना। जैसे देखते होइएगा कि जो अफ्रीकन कंट्री के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, उसका जो हेयर स्टाइल होता है देखते होइएगा एकदम वहाँ का फीमेल और मेल का जो हेयर स्टाइल होता है वो लगभग सेम होता है, टकला टाइप से हल्का हल्का बाल उस पर रहता है, समझ गए ना। तो उसका क्या है, इस प्रकार से ही उसका वृद्धि होता है। जबकि इंडियन में देखते होइएगा तो इंडियन का जो बाल होता है फीमेल का बड़ा बड़ा, मेल का जो है मेल की तरह जो है रहता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से वेस्टर्न में देखते होइएगा तो आदमी सब काफ़ी गोरा का चिट्ठा होता है। तो ये सब जो है ये निर्भर करता है वृद्धि और विकास पे ही। तो प्रजाति अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग वृद्धि विकास का दर भी है, समझ गए। चलिए तो इसी प्रकार से जितना भी मैं पॉइंट बताऊँगा उसी प्रकार से जो है आपको इतने 2-3 पॉइंट लिखना पड़ेगा सब में। ठीक है। मैं यहाँ पर अब चीज़ें नहीं लिखूँगा। जैसे लिंग है, लिंग मतलब मेल फीमेल। अब देखते होइएगा जब बच्चा जन्म लेता है अगर वो बच्चा लड़का रहता है तो उसका वजन जो है अगर लड़की होगा तो लड़कियों की तुलना में जो लड़का जन्म लेगा उसका लड़का का वजन और लंबाई अधिक होता है, लेकिन लड़की का जो है कम होता है। लेकिन जो लड़की जब धीरे धीरे जो है जल्दी परिपक्व हो जाता है, जल्दी एडल्ट हो जाता है, लेकिन जो बच्चा होता है उसमें वृद्धि दर कम होता है लड़की के तुलना में। ठीक है ना। जैसे देखते होइएगा कि आपके सामने 15 साल के लड़की और 20 साल के लड़का लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लड़की जो है लड़का से ज़्यादा उम्र के हैं, समझ गए ना। ये लगेगा क्योंकि लड़की जो है जल्दी वृद्धि उसमें हो जाता है, विकास हो जाता है, समझ गए। चलिए ये चीज़ हो गया। तो इसलिए लिंग जो है प्रभावित करता है। आनुवांशिक कारक, जेनेटिक कारक। अब लोग देखते होइएगा कि किसी का बच्चा जो है बहुत माइंड से इंटेलिजेंट होता है, क्यों? क्योंकि उसका जो है जेनेटिक्स प्रभाव उस पर पड़ता है, अनुवांशिकी प्रभाव पड़ता है, समझ गए ना। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके जो है प्रभाव पड़ता है, माता पिता का समझ गए, दादा का, इन लोग का प्रभाव जो है बच्चा पर पड़ता है। तो जेनेटिक्स कारण भी होता है, समझ गए। चलिए वृद्धि सामर्थ्य, ग्रोथ पोटेंशियल। अब बच्चे में जो है वृद्धि करने का कितना ज़्यादा सामर्थ्य है, मतलब कितना ज़्यादा क्षमता है कि वह अपने उसका शरीर जो है उतने ही जल्दी जो है वृद्धि और विकास कर रहा है। तो ये जो है हर एक व्यक्ति का जो हर एक बच्चा या हर एक व्यक्ति में देखते होइएगा कि वृद्धि जो होता है या जो विकास होता है अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है किसी में। सेम अगर होता तो बच्चा सब जब जन्म लेता है तो सब एक निरंतर में बढ़ता, सबका एक निरंतर में दिमाग रहता, सब एक जैसे ही काम करता, क्योंकि सबका एक ही वृद्धि और विकास है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा मोटा तगड़ा होता है, कोई छोटा नाटा पतला होता है। तो ये सब क्या है, अलग अलग सब में वृद्धि होता है। सबका शरीर अपना अलग अलग सामर्थ्य होता है, समझ गए। उसी अनुसार उसका वृद्धि होता है शरीर के अनुसार। ठीक है। चलिए ये हो गया। 5वां पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है पोषण बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। आपके शरीर के जो है खान पान ये सब, जैसा भोजन लेंगे वैसा ही शरीर का जो है आकार होगा, वैसा ही दिमाग होगा, वैसा ही आपका बुद्धि होगा। ठीक है। तो ये निर्भर करता है पोषण पर भी। ठीक है। इन्फेक्शन का मतलब है कि अगर बच्चा जन्म लेते समय या माँ के पेट में अगर किसी भी प्रकार के उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा और जब जन्म लेगा तो जो है उसको प्रभावित करता है उसके वृद्धि और विकास को। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। ओके। चलिए अंतस्रावी कारक। अंतस्रावी कारक के मतलब है इंडोक्राइन फैक्टर। जैसे माता में अगर किसी भी प्रकार के गड़बड़ी होगा, आंतरिक प्रॉब्लम होगा, जैसे ग्वाइटर रोग, थायरॉक्सिन, कुछ ऐसे हार्मोन जो कि अंतर इंडोक्राइनल हो, अंतर सिक्रेशन में गड़बड़ी के कारण बच्चे को प्रभावित करता है, तो वो जो है उसको वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करता है, समझ गए। चलिए उसके बाद है दवाएं एवं मादक पदार्थ। अब कोई माँ है वो गर्भ प्रेगनेंसी पीरियड में है, अब वो मादक पदार्थों का सेवन करेगी, तंबाकू, गुटखा या कोई एल्कोहल ये सब का सेवन करेगी, तो सीधा सीधा जो है बच्चों पर इफेक्ट जाएगा और वो बच्चे को जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा। तो ये दवाएं एवं मादक पदार्थ जो है निर्भर करता है उसके वृद्धि और विकास को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चोट, इंजुरी। बच्चा जन्म ले रहा है और उस समय उसको किसी भी प्रकार से अगर अच्छे से देखभाल नहीं किया जाए और चोट लग जाएगा ब्रेन वगैरह में या कहीं भी, तो उससे अपंगता आ सकता है, समझ गए। तो उसके वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है हार्मोन। हार्मोन की बात किया जाए तो आप लोग जानते हैं कि अगर सही मात्रा में हमारे शरीर का हार्मोन अगर नहीं सिक्रेशन होगा, जैसे वृद्धि हार्मोन, अगर वृद्धि हार्मोन शरीर में अगर सही समय से सही मात्रा में नहीं अगर स्रावित होगा तो बच्चा जो है बौना हो जाता है, बच्चा का जो शरीर है कटकाठी वो जो है विकास नहीं हो पाता है, उसका मानसिक जो है संतुलन नहीं विकसित हो पाता है। तो हार्मोन जो है सही मात्रा में, उचित मात्रा में सिक्रेशन होना चाहिए, समझ गए। चलिए
नेक्स्ट देखिएगा गर्भकालीन आयु। गर्भकालीन आयु का मतलब है कि बच्चा गर्भ से जो समय होता है एक, उस समय से अगर पहले हो चुका है, मतलब प्री मैच्योर हो चुका है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं विकास का, वृद्धि का कमी होगा, अभाव होगा। तो गर्भकालीन आयु जो होना चाहिए वह गर्भकालीन आयु में जो है बच्चे का जन्म होना चाहिए। समझ गए? तो ये 11 पॉइंट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्थिति। बच्चे का जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद उसका समाज में कैसा स्थिति है आर्थिक रूप से। अगर वो गरीब होगा तो उसका जो है वृद्धि, शरीर का विकास जो है उसी तरीका से होगा। समझ गए ना? तो ये आर्थिक रूप से होना, जैसे देखते होइएगा कोई धनिक व्यक्ति होता है तो उसका जो है शरीर और उसका मानसिक जो है उसका बच्चे का अच्छे से विकास हो पाता है। लेकिन अगर कोई गरीब होता है तो उसका जो है बेचारा का पैसा नहीं होता है, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, तो उसको उतना जो है चीज़ें नहीं मिल पाता है। ठीक है ना? उसके बाद देखिएगा संस्कृति, कल्चर। अब कल्चर जो है, सांस्कृतिक जो है बच्चे को बहुत सारे चीज़ों को सिखाता है। समझ गए ना? तो ये जो है सांस्कृतिक भी जो है प्रभावित करता है बच्चे को। समझ गए? तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए आपको। समझ गए? चलिए, ये हो गया सांस्कृतिक हो गया। नेक्स्ट आपका जलवायु। जलवायु, अब समझिए जलवायु का मतलब है कि कोई बच्चा जैसे ठंडा, शरद ऋतु और ठंडा जो होता है, या बसंत ऋतु, गर्मी के अपेक्षा जो शरद ऋतु जो ठंडा का समय होता है उसमें वृद्धि और विकास जो है ज़्यादा होता है। देखते होइएगा, आप लोग नोटिस करते होइएगा कि गर्मी में बाल जो है वह कम वृद्धि करता है, लेकिन जैसे ही ठंडी आएगा तो बाल जो है जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो है आपका नोट कर सकते हैं। समझ गए? तो ये आपका 14 नंबर पॉइंट जलवायु हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे भावनात्मक, इमोशनली। इमोशनली मतलब बच्चे को कितना ज़्यादा प्यार दुलार दे रहे हैं, ये उसके मानसिक स्थिति को आगे चल के प्रभावित करता है। अगर बच्चे को लार प्यार अच्छे से देते हैं, फैमिली अगर अच्छा है, लार प्यार मिल रहा है बच्चे को, तो जो है वो बच्चा में इमोशनली रूप से मजबूत होगा और उसे कोई दिक्कत नहीं होगा मानसिक का, और उसका वृद्धि प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो ये भावनात्मक रूप से होना जरूरी है। समझ गए? नहीं तो ये भी प्रभावित करता है। तो ये कुल 15 पॉइंट है। इस 15 पॉइंट में आपको जितना भी, अगर 10 पॉइंट भी याद रहे तो 10 पॉइंट भी आप लोग लिख दीजिएगा और उसमें वर्णन थोड़ा थोड़ा कर दीजिएगा। समझ गए? तो ये जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे कि एक नवजात शिशु को तुरंत कैसे जो है इमीडिएट जो है केयर कैसे किया जाता है। न्यू बॉर्न बेबी को इमीडिएट केयर जो है कैसे प्रदान किया जाएगा। समझ गए? तो चलिए जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात है कि नवजात शिशु का आकलन जो है हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना? उसके स्वास्थ्य का आकलन, आकलन मतलब जानकारी इकट्ठा करना। जन्म के समय जब शिशु अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर, देखिए जब जन्म के समय जब शिशु की अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर माँ से पृथक कर दिया जाता है, मतलब जो नाभि का जो नाल होता है ना वो माँ से लगा हुआ रहता है। तब जब जन्म लेता है बच्चा तो उस समय जो है इसे काट कर माँ से अलग कर दिया जाता है, तो उसे स्वयं का श्वसन व परिसंचरण स्थापित करना पड़ता है। जब तक माँ से उसका जो है नाभि का नाल जो है अम्बिलिकल कोड लगा होगा तब तक वो अपना श्वसन, अपना हर चीज़ जो है माँ से प्राप्त कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही उसके नाभि नाल को, उसके जो है अम्बिलिकल कोड को काट दिया जाता है तो उसका संपर्क जो है माँ से टूट जाता है, और फिर जो है वो बच्चा खुद से जो है वातावरण से श्वसन ले या जो भी कुछ है वो संपर्क करना शुरू करने का प्रयास करता है। समझ गए? तो ये चीज़ें होता है। समझ गए? परिसंचरण, श्वसन व परिसंचरण स्थापित करना पड़ता है जैसे ही माँ से पृथक कर दिया जाता है काट के। समझ गए? चलिए, इसके लिए शिशु को जो है क्या किया जाता है, बाह्य गर्भाशय, समझ गए ना, एक्स्ट्रा यूट्रिन जीवन से समायोजन व अनुकूल करने पड़ते हैं। मतलब गर्भाशय से बाहर आने के बाद जब उसका काट दिया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड को, तो उसे वातावरण से, गर्भाशय से बाहर उसे समायोजन और अनुकूल जीवन जो है करना पड़ता है। ठीक है ना? तो इस तरह के जो है अनुकूल जो है समायोजन बनाने के मूल्यांकन एवं सहायता पर ही इस संक्रमण काल की सफलता निर्भर करता है। मतलब बच्चा कैसे जो है अनुकूल बना पाएगा समायोजन माँ से अम्बिलिकल कॉर्ड कटने के बाद वातावरण से। तो ये जो है इस संक्रमण काल में, चूँकि ये जो पीरियड होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यहाँ पे बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इन्फेक्शन हो सकता है माँ और बच्चा दोनों को। तो इस समय में जो है बच्चे को वातावरण से समायोजन और अनुकूल बनाना पड़ता है, तो जो है इस समय बहुत ज़्यादा सहायता करना पड़ता है एज ए नर्स। समझ गए ना? तो चलिए हम इसको जो है देखते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ों का आकलन करेंगे, क्या क्या चीज़ों का देखभाल करेंगे। पहला, अपकार स्कोर निकालेंगे। अपकार स्कोर से उसकी स्थिति को पता करते हैं कि बच्चा किस स्थिति में है। समझ गए? उसके बाद है कि हृदय संबंधी कार्यों में सहायता। समझ गए ना? हृदय श्वसनीय कार्यों में सहायता, मतलब बच्चा जो है अच्छे से श्वसन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो इसमें मदद किया जाएगा, इसका देखभाल किया जाएगा। ताप का नियंत्रण किया जाएगा। बच्चे को जो है तापमान जो है इन्वायरमेंट में, वातावरण में बाहर आते ही उसका शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ताप के नियंत्रण का कार्य करते हैं। और चौथा पॉइंट है अन्य देखभाल करते हैं। समझ गए ना?
तो ये कुल जो है 4 देखभाल करते हैं। 4 देखभाल याद रखिएगा कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके स्वास्थ्य को आकलन करने के लिए ये 4 तरीके से देखभाल करते हैं। पहला अपगार स्कोर निकालते हैं, हृदय मतलब श्वसन से संबंधित सहायता करते हैं, उसके बाद ताप का नियंत्रण करते हैं और कुछ अन्य देखभाल भी बच्चे को करते हैं। ये सब इमीडिएट केयर में होता है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे पहला है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर क्या होता है देख लीजिए। जन्म के समय अपगार स्केल विधि से शिशु की दशा स्थिति का त्वरित आकलन किया जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसे जो है क्या किया जाता है, चूंकि वह यूट्रस से बाहर आ चुका है, बाहरी वातावरण में आ चुका है, तो उसको जो है तुरंत जो है स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए कि वह किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, तुरंत जो है 1 मिनट के बाद वह जन्म के 5 मिनट बाद जो है किया जाना चाहिए। जन्म के तुरंत 1 मिनट बाद या तो 5 मिनट बाद जो है ये अपगार स्कोर का टेस्टिंग करना चाहिए, जिससे बच्चे का स्थिति का पता लगता है। समझ गए? चलिए देखते हैं। देखिए इस स्कोर में शिशु के 5, देखिए यहाँ से आप अपगार के बारे में भी जानेंगे और अपगार जो है आपको पूछता है 5 नंबर में, तो अपगार भी यहाँ से हो जाएगा क्लियर। समझ गए? देख लीजिए। देखिए इस स्कोर में शिशु के 5 जीवन चिन्हों, हृदय धड़कन, सबसे पहले समझ लीजिए हृदय धड़कन, श्वसन दर, पेशीय तन्यता, उत्तेजनशीलता व शिशु के रंग का मूल्यांकन कर उन्हें 0, 1, 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कितने अंकों का इस्तेमाल किया जाता है अपगार स्केल में, तो 0, 1, 2 3 अंकों का। समझ गए? चलिए इसमें 5 जो है जीवन चिन्हों को देखा जाता है, श्वसन दर, पेशीय तन्यता, हृदय धड़कन दर, ठीक है ना, उत्तेजनशीलता और शिशु के रंग। ये 5 चीज़ों को दर्शाया जाता है इस तीनों अंक के द्वारा। समझ गए? चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि इस योग से जन्म पर शिशु की दशा तथा तत्संबंधी आवश्यक देखभाल की जानकारी मिलती है। अब इस योग से ये जो तीनों आपका अंक है, इस अंक के बाद जो है योग जो निकलता है तो उससे इस शिशु के दशा मतलब स्थिति का पता चलता है और आवश्यक देखभाल का जानकारी मिलता है यहाँ से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 8 से 10 स्कोर का अर्थ है कि नवजात शिशु की नवजात की दशा श्रेष्ठ है और वह जो है बाह्य गर्भाशय जीवन से आसानी से समायोजन कर रहा है। मतलब वह जैसे ही वातावरण में आया है, मतलब डिलीवरी जैसे ही हुआ है तो उसके 1 मिनट या 5 मिनट के बाद जब इस अपगार स्केल के द्वारा जो है उसे चेक किया जाएगा तो 0, चूँकि यहाँ पे 5 चीज़ों को अंक दिया जाएगा, 5 चीज़ों को जो है अंक दिया जाएगा। इस 5 चीज़ों में जो है 0, 1, 2, 3 दिया जाता है उसके कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो अगर 0, 1, 2 पाँचों को मिलाकर अगर 8 से 10 आ रहा है तो मतलब बच्चा जो है बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल वह वातावरण से समायोजन बना रहा है, उसका हृदय, श्वसन सब चीज़ ठीक है। समझ गए? उसके बाद अगर अपगार स्केल में अगर 5 से 7 इंगित करता है तो नवजात को स्वतंत्र जीवन में मध्यम दर्जे की परेशानी, मॉडरेट डिफिकल्ट है। दशा ठीक ठाक है परंतु शिशु को ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता है। समझ गए ना? देखिए अगर अपगार स्कोर में 5 से 7 आ रहा है तो मतलब बच्चा जो है मध्यम में है, ठीक ठाक है, उसे हल्का ऑक्सीजन की ज़रूरत है। समझ गए? तो इसमें ऑक्सीजन की सहायता देना पड़ता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, जबकि 5 से कम स्कोर का अर्थ है कि शिशु को तुरंत विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता है, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब, इंट्यूबेशन इत्यादि। ठीक है ना? जैसे अगर 5 से 7 है तो मीडियम है, 8 से 10 है तो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, 5 से 7 है तो फिर भी ठीक है, मीडियम में है, ठीक ठाक है, लेकिन हल्का ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपगार स्कोर योग अगर 5 से कम आ रहा है मतलब बच्चे को तुरंत जो है हर एक देख रेख की ज़रूरत है। समझ गए? जैसे इंडोट्रेकियल ट्यूब, इंट्यूबेशन इत्यादि चीज़ें। समझ गए? तो ये तो हो गया पहला देखभाल में अपगार स्कोर के द्वारा आकलन किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे जो देखभाल देंगे वह हृदय श्वसन कार्यों में सहायता, मतलब उसके हृदय को और श्वसन कार्यों में कैसे सहायता देंगे देख लीजिए। तो उसके जो है श्वसन को बनाने के लिए, हृदय को अच्छे से बनाने के लिए उसका स्थिति कैसे करेंगे बच्चा को। ठीक है ना? तो देखिए शिशु को पीठ के बल लिटाकर गर्दन को थोड़ा सा 30 डिग्री करते हैं। इसके लिए 3 ठीक है ना, 3/, देख लीजिए 3/4 से लेकर 1 इंच मोटा कॉटन रोल उसके कंधों को नीचे रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है कि शिशु को पीठ के बल लिटाकर गर्दन को थोड़ा सा 30 डिग्री एक्सटेंड करते हैं, मतलब हल्का ऊंचा करते हैं। समझ गए? बढ़ाते हैं। इसके लिए 3/4 से लेकर 1 इंच मोटा कॉटन रोल उसके कंधे के नीचे रखते हैं। ये स्थिति हो गया जिससे उसके हृदय और श्वसन बनता है। समझ गए? उसके बाद है वायु मार्ग की सफाई किया जाता है अच्छे श्वसन के लिए, हृदय गति के लिए। उपयुक्त स्थिति देकर तुरंत जो है बल्ब, सिरिंज या सक्शन मशीन से मुंह, नाक व फेरिंग्स का सक्शन करें। यह श्वसन स्थापना के लिए पर्याप्त है। समानतः इसके बाद शिशु रोने लगता है। शिशु का रोना उसमें
श्वसन स्थापना का सूचक है। देखिए बच्चा नहीं रोता है मतलब कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है अंदर। बच्चा रोने लगा मतलब उसका जो श्वसन है वो बिल्कुल साफ है, समझ गए। तो ये श्वसन साफ कैसे होता है, तो जैसे ही वायु मार्ग उसका साफ होगा, कैसे साफ होगा, तो बल्ब सिरिंज के द्वारा या सक्शन मशीन के द्वारा उसके मुंह नाक फेरिंज का चूसन करने से, सक्शन करने से श्वसन मार्ग साफ होता है, समझ गए, जिससे बच्चा रोने लगता है, समझ गए। चलिए तो वायु मार्ग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा स्पर्श उद्दीपक, समझ गए ना, स्पर्श करते हैं। शिशु के पैर के तलवों पर एक दो थपकी मारने एवं पीठ को रगड़ने से बच्चों का श्वसन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही उसको सक्शन कर लेंगे तो उसको जो है पीठ पर या तलवे पर जैसे ही उसको थपथपाएंगे एक दो थपकी तो उसका श्वसन शुरू हो जाता है। तो ये स्पर्श उद्दीपन हो गया, ठीक है। तो हृदय और श्वसन बनाने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन देंगे, ठीक है। पोजीशन देने के बाद वायु मार्ग साफ करेंगे और स्पर्श उद्दीपन करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ताप नियंत्रण है। बच्चे को ताप नियंत्रण कैसे करेंगे, तो नवजात शिशु शारीरिक तापमान, वातावरणीय ठंडक, वातपोत्सर्जन एवं गीले व नग्न शरीर से ऊष्मा क्षय के कारण गिर सकता है, ठीक है। इस हेतु शिशु को शुष्क व स्वच्छ तैलियों से कोमलता से पोंछकर गर्म कंबल में ढककर या ऊष्मा विकिरण युक्ति में रखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सीधा समझिए, ताप नियंत्रण बच्चे को, अब चूंकि वो अपने माता का गर्भ में था तो उसको आवश्यक तापमान मिल रहा था, समझ गए ना वहाँ पे, लेकिन जैसे ही वो वातावरण में आया तो हो सकता है उसका शरीर का तापमान गिर सकता है, वातावरण से उसे स्थापना बनाने में समय लग सकता है तापमान का। तो इसके लिए जो है आवश्यक उपकरण या फिर जो है गर्म तौलिए से जो है उससे पोंछकर और ढक कर रखना पड़ता है, समझ गए, जिससे ताप का नियंत्रण हो सके, समझ गए। उसके बाद देखिएगा माता के शरीर में चिपकाकर सुलाने से भी तापमान नियंत्रण रहता है। यदि शिशु को पुनर्जीवन रिसक्सिटेशन की ज़रूरत हो तो भी गर्म वातावरण होना चाहिए। अगर शिशु को रिसक्सिटेशन की ज़रूरत है, पुनर्जीवन देने की ज़रूरत है, फिर भी वहाँ पे गर्म वातावरण का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये ताप नियंत्रण करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग हैं अन्य देखभाल। अन्य देखभाल में क्या होगा, निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण क्या करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन करेंगे कि बच्चे का आकार स्कोर करेंगे, जिससे या उससे जन्मजात विकृतियाँ मतलब उससे असमान कोई भी चीज़ों का जो निर्माण है उसमें पता लगेगा, ठीक है। पहचान चिन्ह लगाएंगे बच्चे को पहचानने के लिए, जो है उसमें पट्टी बांधेंगे, फोटोग्राफर आदि जो है प्रिंट करते हैं, ठीक है, पहचान करेंगे देखभाल में। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, समझ गए ना, शिशु का रजिस्ट्रेशन नंबर, लिंग, डिलीवरी का दिन, समय, वजन, लंबाई, सिर की परिधि इत्यादि नोट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, समझ गए। ये हो गया। आंखों का देखभाल करते हैं, केयर ऑफ आइज, विष संक्रमित पट्टी को नॉर्मल सलाइन में भिगोकर आंखों को साफ करते हैं, तो ये आंख का साफ हो गया। उसके बाद है नाभि रज्जु देखभाल, केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, चूँकि उस समय जो है क्या होता है कि वहाँ पे जो है काटा जाता है, समझ गए ना, 2 कम्प्लेक्स लगाकर बीच से, ठीक है ना, लगभग 1 इंच की दूरी पर काट देते हैं, समझ गए ना, और शिशु की तरफ के कॉर्ड को बांध दे तथा कॉर्ड क्लैंप लगाएं, ठूंठ को बिना किसी पट्टी के छोड़ दे तथा किसी भी प्रकार के रक्तस्राव या संक्रमण के लिए इसका गिरने का निरीक्षण करें। जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाभि वाला होता है ना, जो काटा जाता है, उसको 1 इंच छोड़कर ऊपर से काटे, ठीक है, और उसको बांध देना चाहिए, समझ गए। बांध देने के बाद जो है क्या होता है कि वह 1-2 दिन या जितने समय होगा उसको गिरने का इंतजार करना चाहिए, वह ऑटोमेटिक क्या होता है, गिर जाता है, समझ गए। जब तब तक जो है उससे हम लोग देखभाल करेंगे, कोई संक्रमण वगैरह या उसमें घाव वगैरह ना हो। तो ये नाभि रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड का देखभाल हुआ, ठीक है। अन्य देखभाल में आँख का देखभाल, अम्बिलिकल कॉर्ड का देखभाल, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना, ये सब करते हैं, ओके। चलिए और नेक्स्ट है त्वचा की देखभाल। चूँकि बच्चा है तो उससे तापमान गिर सकता है, तो त्वचा के थ्रू जो है उसका तापमान हम लोग अच्छे से बनाएंगे, त्वचा को साफ़ सुथरा और संक्रमण से बचाएंगे, तो ये सब जो है करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, चलिए तो ये हो गया आपका यहाँ पे ख़त्म। तो इमीडिएट केयर में क्या क्या होता है देख लिए, अपगार स्कोर का आकलन करेंगे, ठीक है। हृदय श्वसन दर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे पता है कि पोजीशन देंगे वैसा, ठीक है, सक्शन करेंगे, ठीक है ना, और फिर जो है उसे थपथपाएंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ स्टिमुलेट करेंगे, ओके, इस प्रकार से उसका हृदय और श्वसन का दर बनेगा। अब नेक्स्ट आता है कि कुछ अन्य देखभाल है, तो अन्य देखभाल में आप लोग यहाँ पे देखे हैं कि क्या क्या देखभाल, आँख, त्वचा, ये सब समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछेगा और इसको जानना है, ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। रिफ्लेक्स, प्रतिवर्त, समझ गए ना, सामान्य नवजात शिशु जो होता है उसका जो प्रत्यावर्त होता है, समझ गए ना कि उसका जो प्रतिवर्त होता है कौन कौन से 12-13 प्रतिवर्त होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिवर्त मतलब बच्चा जो है कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। देख लीजिए पहला आता है रूटिंग आता है। रूटिंग क्या होता है कि शिशु के मुँह के कोने की तरफ गाल को छूने पर शिशु उद्दीपक की दिशा में सिर घुमा लेता है ताकि भोजन प्राप्त कर सके। देखिए पहला रूटिंग होता है। रूटिंग का मतलब होता है कि शिशु के मुंह में जो है
मुंह के शिशु के मुंह के कोने के तरफ जो है गाल को जैसे ही छुएंगे तो शिशु जो है स्टिमुलेट होता है, मतलब उद्दीपित हो जाता है, समझ गए। और वह उसी दिशा में अपना सिर घुमा लेता है, जिस दिशा में आप जिस गाल के साइड में आप छुए हैं ना उसी साइड वो अपना मुंह घुमा लेता है भोजन करने के दिशा से, समझ गए। तो ये रूटिंग हो गया, समझ गए। रूटिंग क्या करते हैं कि मुंह के एक कोने की तरफ गाल को छूने से शिशु जो है उद्दीपक की दिशा में, मतलब जिस साइड उसको जो है आपका हाथ का अनुभव होगा उस साइड जो है वो अपना मुंह जो है सिर घुमा लेता है, ठीक है, ताकि भोजन प्राप्त कर सके, समझ गए। ताकि वो उसको ये रहता है कि हमको कोई भोजन देने वाला है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है चूसन होता है, ठीक है। सक्शनिंग होता है, ये भी प्रतिवर्त है। शिशु के होठों पर चूचक मतलब निपल अथवा बोतल की निपल लगाने पर नवजात शिशु से चूसने लगता है, ठीक है। देखिए चूसक का मतलब होता है कि शिशु के होठ पर जैसे ही निपल लाएंगे या कोई बोतल का निपल लगाएंगे तो जो बच्चा होता है वह ऑटोमेटिक उसको क्या करता है, सक्शन करने लगता है, चूसने लगता है। तो ये जो है यही एक प्रकार से रिफ्लेक्स होता है कि जैसे ही आप उसके होठ पर जो है निपल लगाएंगे, चाहे माँ का निपल चाहे कोई बोतल का निपल, तो वह उससे जो है अपने हिसाब से जो है उससे चूसने लगता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है आपका सक्शनिंग भी एक रिफ्लेक्स है, समझ गए। एक्सट्रॉशन क्या होता है, देख लीजिए। एक्सट्रॉशन जो होता है कि नवजात शिशु द्वारा निगलने से रोकने के लिए जीभ से किसी पदार्थ को बाहर की ओर धकेलना। एक्सट्रॉशन का मतलब होता है कि मान गए बच्चे को मुंह में आप कुछ रख दीजिएगा तो बच्चे से निगला नहीं होता है, तो बच्चा कोशिश करता है कि इस सामान को हम जो है बाहर की तरफ फेंके, बाहर की तरफ धकेले, और बच्चा ऐसा कोशिश भी करता है। जैसे आप उसके मुँह में थोड़ा सा कुछ रखिएगा ना तो रिफ्लेक्स जो होता है प्रतिवर्त, एक्सट्रॉक्शन जो प्रतिवर्त होता है, इसमें बच्चा जो है उस पदार्थ को जीभ के द्वारा बाहर धकेलने का प्रयास करता है, समझ गए ना। तो ये जो है ये सब प्रतिवर्त होता है, समझ गए। चलिए प्रतिवर्त इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुड़िया आंखें, डॉल आई। नवजात के सिर को दाएं या बाएं घुमाने पर उसकी आंखें गति नहीं करती है। शिशु में स्थिरता का विकास होने पर आंखें सिर की स्थिति के अनुसार गति करने लगती है, ठीक है। देखिए डॉल आई, डॉल आई का मतलब है आप लोग देखते होइएगा कि आप कोई गुड़िया खरीद के लाइएगा तो गुड़िया के आप इधर उधर किधर भी अगर आप उसके मुंडी को आप हिले घुमाइएगा तो उसका आँख जो है इधर उधर नहीं घूमेगा, समझ गए ना। वह सीधा आँख भी घूम जाएगा और सिर भी घूम जाएगा, मतलब आँख जो है नहीं चलेगा। जैसे हम लोग होते हैं ना कि हम किसी साइड अगर या आप किसी साइड अगर मुंडी हिलाइएगा तो आपका आँख इधर साइड में भी देखने का प्रयास करता है, आँख भी चलता है, समझ गए ना। लेकिन बच्चा में जो है यह गुड़िया की तरह जो आँख होता है स्थिर रहता है, समझ गए, वह गति नहीं करता है। आप उसके सिर को दाएं या बाएं घुमाएंगे तो सिर तो घूमेगा लेकिन उसका आँख जो है उसी सीधे में रहेगा जिस साइड में आप उसका सर को घुमाएंगे, अगल बगल में उसका आँख नहीं घूमेगा, समझ गए ना। तो ये गुड़िया की तरह आँखें रहता है। तो यह भी डॉल्स आई एक प्रतिवर्त है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है हथेली की पकड़, पाल्मर ग्रेप्स। मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ भी अगर आपको दिक्कत लगे वहाँ पे जो है रोक दीजिए, और रोकने के साथ ही क्या कीजिए कि उसको जो है आप लोग एक बार बैक करिए और बैक से एक बार पुनः देखिए ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। पाम्स ग्रेप्स, हथेली की पकड़। हथेली की पकड़ होता है नवजात शिशु की हथेली में वस्तु अथवा उंगली रखने पर वह कसकर पकड़ लेता है। देखिए हथेली का पकड़ मतलब वह अपने हथेली से कस के पकड़ लेता है। आप उसके हथेली में कोई वस्तु रखवाइए या अपना उंगली दीजिए तो वह क्या करेगा, अपने ताकत के अनुसार कस के पकड़ने का कोशिश करेगा। तो ये हथेली की पकड़ एक प्रकार से रिफ्लेक्स है, समझ गए। चलिए तलवों की पकड़। तलवे की पकड़ क्या होता है, तो पैरों के तलवों पर उंगली के पीछे दबाने पर पंजों का अंकुचन होता है, ठीक है। देखिए तलवों की पकड़, देखिए पैरों की तलवों पर उंगलियों के पीछे दबाने पर पंजों का अंकुचन होता है। जैसे उसके देखते होइएगा जो बच्चा होता है ना उसका पैर का जो उंगली सब होता है, देखते होइएगा कि एकदम लगेगा कि उसके तलवा से पकड़ा हुआ है ना। उसका उंगली लगेगा कि तलवा जो है उससे पकड़ा हुआ है। तो ये जो है पीछे की तरफ उसका उंगली तलवा की तरफ होता है, समझ गए। तो ये तलवों की पकड़ हो गया, मतलब अपने उंगली से तलवों के पकड़ा हुआ रहता है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, मतलब गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त, समझ गए। लेटे हुए शिशु के सिर को तीव्रता से एक ओर घुमाने पर उसी ओर के हाथ पैर सीधे हो जाते हैं तथा दूसरी ओर के हाथ पैर मुड़ जाते हैं, वह दोनों हाथों की मुट्ठी भी बन जाते हैं। देखिए गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त, गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त है कि अगर लेटे हुए शिशु को सिर को तीव्रता से मतलब तेजी से एक ओर घुमाते हैं तो उसका जो है हाथ पैर भी उसी सीध में हो जाता है, समझ गए ना। मतलब जिस साइड उसके गर्दन को घुमाएंगे सिर को उसी साइड उसका हाथ पैर भी हो जाएगा तथा उसका जो दूसरा हाथ पैर होगा वह जो है मुड़ जाएगा और मुट्ठी बांध लेता है, समझ गए बच्चा। तो कभी भी आप बच्चा को देखिएगा कि अचानक से उसको सिर को इधर से इधर घुमाइएगा तो देखिएगा कि वह जो है उसका हाथ पैर तो उधर हो ही जाएगा, साथ में वह मुट्ठी बांध लेता है। तो यह जो है गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त होता है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। ओके चलिए
नेक्स्ट देखिएगा, मोरो प्रतिवर्त होता है, मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि नवजात शिशु के पास जोर की आवाज़ करने अथवा शिशु को चौंकाने से उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है। समझ गए? मतलब आप किसी भी नवजात शिशु जो होता है, देखिएगा नया नया जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके आसपास अगर शोरगुल होगा ज़्यादा और ज़्यादा अगर कस के आप जो है उसको आवाज़ देंगे तो जो बच्चा होता है वो चौंक जाता है और उसका पूरा शरीर जो है अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है। वह हाथ पैर एक समान शरीर से दूर व सीधे हो जाते हैं तथा वो जो है चौंक जाएगा और उसका जो हाथ पैर होगा एकदम सीधा हो जाएगा, अकड़ जाएगा और दोनों हाथों में अंगूठा व तर्जनी उंगली सी आकार बना लेता है। समझ गए? वह शिशु जोर से रोने लगता है। मतलब मोरो प्रतिवर्त में क्या होता है कि आप लोग देखते होइएगा कि कोई बच्चा नया जन्म लेता है और उसके सामने अगर कस के शोरगुल आवाज़ होता है तो बच्चा जो है चौंक जाता है और उसका हाथ पैर जो है टाइट हो जाएगा और वो कस के रोने लगता है। तो ये मोरो प्रतिवर्त के अनुसार होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, बेबिन्स्की प्रतिवर्त। देखिए, शिशु के तलवों पर सहलाने अथवा खुरचने पर शिशु पैर की अंगुलियों को बाहर व ऊपर की ओर फैला लेता है। जैसे देखिएगा, बेबिन्स्की प्रतिवर्त का मतलब होता है कि शिशु के तलवों पर जैसे जैसे सहलाते हैं ना, किसी के तलवा पर अगर आप सहलाइएगा तो जो है अभी भी सहलाइएगा तो उसके गुदगुदी के टाइप के लगता है। तो इसी टाइप से अगर बच्चे को तलवा पर सहलाइएगा या हल्का हल्का खुरचिएगा ना तो शिशु के जो पैर का जो अंगुली होता है वह बाहर की तरफ जो है वो फैला देगा, छितरा देगा जिसको बोलते हैं। तो यही जो है बेबिन्स्की प्रतिवर्त होता है। समझ गए? चलिए तो यहाँ पे देखिए आपका कुल 9 प्रतिवर्त है। एक प्रतिवर्त एक बार और जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला रूटिंग है, ठीक है। रूटिंग क्या होता है मैं बता दिया। चुसना होता है, बहिर्वेदन एक्सटॉर्सन होता है, गुड़िया आंखें होता है, हथेली पकड़, तलवा पकड़, ठीक है ना, तलवों की पकड़, गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त, मोरो प्रतिवर्त और बेबिन्स्की प्रतिवर्त। ये 9 प्रतिवर्त है। आपके एग्जाम में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि शिशु के विभिन्न प्रतिवर्तों को समझाइए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बता दिया डिटेल। तो अगला जो कंजेंटल डिजीज है वह है हमारा हाइड्रोसेफलस, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में हाइड्रोसेफलस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। हाइड्रोसेफलस भी एक जन्मजात रोग ही है जो आपके पूछ सकता है लक्षण, कारण, निदान सब चीज़ पूछ सकता है। तो चलिए इसके जो है टोटल चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। हाइड्रो जो है सेफलस को, हाइड्रो मतलब क्या होता है लगभग जल, ठीक है। और देख लीजिए तो इसी को जो है जो हम लोग जल शीर्ष कहते हैं, ठीक है। जल शीर्ष इसी को कहते हैं। जल शीर्ष होता क्या है माय डियर, इसका शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क में पानी भर जाना। हाइड्रोसेफलस का एक मीनिंग में समझिए तो हाइड्रोसेफलस का मीनिंग होता है कि मस्तिष्क में पानी भरा होना, ठीक है, पानी भर जाना। अब ये पानी क्यों भर जाता है तो माय डियर सेरेब्रो स्पाइनल द्रव जो होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, CSF द्रव, इसके उत्पादन व अवशोषण में असंतुलन के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में असमान रूप से CSF के इकट्ठा होने को जल शीर्ष कहते हैं। इसमें नवजात का सिर जो है असमान रूप से बड़ा दिखाई देता है। माय डियर अब आपको बता देते हैं, 2 कंडीशन होता है, ठीक है। ब्रेन में सूजन होने का जन्मजात रोग में 2 कंडीशन होता है। एक को जो है होता है हाइड्रोसेफलस जिसमें जल भरा होता है, यानी जल कहा जाए तो CSF भरा होता है ब्रेन में, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है वह होता है सेफ्लोहेमेटोमा। क्या चीज़? सेफ्लोहेमेटोमा। सेफ्लोहेमेटोमा का मतलब होता है कि रक्त में मस्तिष्क में रक्त का इकट्ठा होना, ठीक है। और यह जो है बच्चा में होता है और यह दोनों ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता है तब जाके यह फिर जो है समस्या वाली बात होती है, ठीक है। बाकी देखिए हाइड्रोसेफलस का मतलब होता है कि हाइड्रोसेफलस का मतलब होता है, देखिए चाहे आपसे सेफ्लोहेमेटोमा पूछ ले या फिर हाइड्रोसेफलस पूछ ले, दोनों का मीनिंग वही होगा। एक में होगा जो ब्लड इकट्ठा होगा वह सेफ्लोहेमेटोमा होगा और एक में होगा जो CSF इकट्ठा होगा उसे हाइड्रोसेफलस कहते हैं। और यह कहाँ इकट्ठा होगा? मस्तिष्क में, ठीक है। तो जल शीर्ष का मतलब होता है, इसका नॉर्मल सी शाब्दिक अर्थ है कि मस्तिष्क में पानी भर जाना। अब ये पानी कब भर जाता है तो जो हमारे, चूँकि हम लोग जानते हैं हमारे ब्रेन से लेकर स्पाइनल तक जो है हमारा CSF द्रव भरा है, ठीक है। अब यह द्रव में होता है कि उत्पादन जो इसका जो प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के साथ साथ में जो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, जो अवशोषण होनी चाहिए, उसमें असंतुलन हो जाता है। अब जैसे ही असंतुलन होता है, मानिए कि जो है किसी एक एज फॉर एग्जांपल मानिए कि कोई चीज़ जो है अपने अंदर ऑब्जर्व करने की क्षमता जो है 2.5 लीटर है, ठीक है। 2.5 लीटर है। दिन भर में वह किसी चीज़ को 2.5 लीटर जो है ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब अपने अंदर सोख लेता है, अवशोषण कर लेता है अपने अंदर। कोई भी चीज़ है जो द्रव को अपने अंदर अवशोषण कर लेता है, ठीक है। लेकिन
दिन भर में 2.5 करता है, लेकिन दिन भर में प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो गया, 3 हो गया, 3 लीटर हो गया, लेकिन क्षमता कितना है अब्जॉर्प्शन करने का, 2.5 लीटर ही। तो वो तो आधा लीटर तो फालतू ही हो रहा है, 2.5 लीटर तो अब्जॉर्प्शन कर लेगा, लेकिन दिन भर का बच जाएगा आधा लीटर जो एक्स्ट्रा है। तो यही बनने मतलब उत्पादन होने और अवशोषण होने में असंतुलन के परिणाम स्वरूप होता यह है कि CSF का इकट्ठा जो है शीर्ष में मस्तिष्क में होने लगता है असमान रूप से, और इसी को हाइड्रोसिफलस कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो नवजात शिशु होता है उसमें जो है असमान रूप से उसका सिर जो है बड़ा दिखाई देने लगता है, और यही हाइड्रोसिफलस हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब फिगर के माध्यम से भी आप लोग देख लीजिए, यह बच्चा है, इसका देख लीजिए कितना गोला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका डायमीटर, इसका जो गोला है, यहाँ पे इसका पूरा गोला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका ब्रेन जो है लंबा हो गया है, और इसका ये देख सकते हैं अंदर वाला भाग मोटा हो गया है। ये कितना पतला है, ये मोटा हो गया है। मतलब इसमें जो है प्रेशर के कारण, इसमें दबाव बढ़ने के कारण CSF इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण यह मोटा है। और जब यह मोटा हो गया है तो देख सकते हैं यह शरीर मस्तिष्क बड़ा भी हो गया है, इसका परिधि बढ़ गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये सूजन है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे आप फिगर के माध्यम से देख लिए। अब इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, अगर मानिए किसी को ये प्रॉब्लम होगा तो उसमें लक्षण क्या होंगे। माय डियर, कारण की मैं बात बता दूं तो कारण जो आप लोग नवजात शिशु के जो है नवजात बीमारी के जो आप लोग कारण देखे हैं ना, जन्मजात बीमारी के जो कारण देखे हैं वही कारण यहाँ पर भी हो जाएगा। चूँकि अभी तो जन्मजात रोगी हैं तो वह कारण को यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। बाकी लक्षण चलिए शुरू करते हैं। वक्ष के अनुपात में सिर का बड़ा होना। अब होता यह है कि जो हमारा वक्ष चेस्ट होता है उसके रेशियो में जो है सिर बड़ा हो जाता है, लक्षण में दिखाई देता है। जो सिचुअर होते हैं, जो सिचर जो ब्रेन में होते हैं, जो बच्चा जब शिशु रहता है तो यह सिचुअर दिखने को मिलता है। तो यह सीवन रेखाएं जो होता है यह जो है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से जो है यह ब्रेन में आपके जो है होते हैं, इस प्रकार से यह सिचुअर होता है। 4 सिचुअर होते हैं, तो यह जो है ब्रेन में होता है। तो यह सिचुअर जो है दूर दूर दिखाई देता है, नॉर्मल से अलग दूर दूर दिखाई देगा। दूर दूर क्यों दिखाई देगा, क्योंकि उसमें सूजन है, उससे आकार बड़ा हो गया है, तो वही जो है सिचुअर भी तो बाहर जो है ज़्यादा दूर पर दिखाई देगा। कपाल पर सिराएं उभरी हुई दिखाई देगी, और जो आपका मस्तिष्क है उस पर जो कपाल पर जो भेन है वह मोटा मोटा दिखाई देगा। चूँकि जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ सूजन के कारण बढ़ जाता है तो उसमें जो है नस से दिखने लगती है, सिराएं दिखने लगती है। तो उसी प्रकार से बच्चा में मस्तिष्क पर जब पानी भर जाता है तो उसके उभरी हुई सिराएं जो है दिखने लगता है। उभरा हुआ अग्र फ्रंटल। अब होता है कि सामने वाला जो मस्तिष्क है, जो हमारा कपाल है जिसे ललाट कहते हैं, वह भी आगे की तरफ जो है बढ़ जाता है, उभरा हुआ नज़र आ जाता है, और उसके अंदर में जो है आँख आ जाता है। देखते हो या किसी बच्चे का जो है एकदम मस्तिष्क बड़ा हो जाएगा, पीछे भी मस्तिष्क निकल जाएगा, आगे भी मस्तिष्क जो है उसका बढ़ जाएगा, निकल जाएगा, और आँख उसका लगेगा कि धंसा धंसा आँख अंदर चला जाएगा उसका। तो इस प्रकार से जो है उसका आगे का जो फ्रंटल होता है उभरा हुआ होता है। सिर का आघात परीक्षण करने पर फूटे मटके जैसी ध्वनि उत्पन्न होता है। अब इसमें लक्षण ये होते हैं कि अगर सिर पर टक टक पर जो है थपथपाइएगा तो जो है क्रेकल की आवाज़ आएगा, ठीक है। मटके जैसे, फूटे मटके के जैसे आवाज़ आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो पानी भरा है, इसलिए आवाज़ आएगा, ठीक है। और आघात परीक्षण क्या होता है, थपथपाकर जो परीक्षण किया जाता है वही आघात परीक्षण होता है, ओके। आँखों में आइरिस नीचे की तरफ तथा दृढ़ पतल ऊपर की ओर दिखाई देगा। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया कि जब देखते, और नॉर्मल तौर पे आप देखते भी होइएगा कि किसी बच्चा का अगर सिर बड़ा हो जाता है सामान्य से, तो आगे की तरफ भी उसका सिर जो है निकल जाता है, पीछे की तरफ भी निकल जाता है, लंबा उसका जो है सिर हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, अब जब आगे की तरफ अगर फ्रंटल अगर उभरा हुआ रहेगा तो आँख तो धंसा हुआ रहेगा ही रहेगा। तो ही कहता है कि आँख का आइरिस जो है वह नीचे की तरफ हो जाता है और दृढ़ पतल ऊपर की तरफ हो जाता है, ओके। आंखें नीचे झुकी लगती है तथा बालक ऊपर की ओर देख नहीं पाता है। अब होता है कि जब सामने से मस्तिष्क उभरा हुआ रहता है तो बच्चा का आंख धंसा रहता है, तो ऐसे में अगर ऊपर वो देखना भी चाहता है तो ऊपर से उसका मस्तिष्क रहता है, इसलिए नहीं देख पाता है, इसलिए वह सामने का ही देखता है, ऊपर का नहीं देख पाता है, ठीक है। आगे है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से उल्टी, ऐंठन एवं भेंगापन होता है। अब चूँकि मस्तिष्क में जल का इकट्ठा है, जल इकट्ठा हो रहा है, CSF द्रव इकट्ठा है, तो उसके कारण ब्रेन में क्रेनियल प्रेशर हो सकता है। मतलब जो क्रेनियल कैविटी है, जो गुहा है, वहाँ पे प्रेशर लग सकता है, दबाव लग सकता है। अब ये दबाव होने से उल्टी हो सकता है, ऐंठन कलभंसन आ सकता है, भेंगापन मतलब इंस्क्यूट हो सकता है, साथ में सिर दर्द हो सकता है। तो ये सब जो है आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर के दबाव से बढ़ने से होता है, ठीक है।
और भी कुछ जो है लक्षण दिखाई देते हैं, देख लीजिए। जैसे तीखी आवाज़ में, बच्चा को तीखी आवाज़ में रोएगा क्योंकि इस समय उसे एंठापन होगा, दर्द होगा मस्तिष्क में प्रेशर लगने से, ठीक है। तो तीखी आवाज़ में रोगा। बालक दूध पान ठीक से नहीं कर पाएगा क्योंकि उससे तो पेन रहेगा मस्तिष्क में, तो कैसे वह दूध पान स्तनपान कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद है मानसिक विकार एवं अस्पाष्टिक पक्षाघात। अब हो सकता है इसके समस्या से लक्षण में उसे मानसिक विकार भी आ जाए, मेंटल डिसऑर्डर, या अस्पाष्टिक पक्षाघात भी हो जाए, ठीक है, यानी शॉक भी लग जाए, पैरालिसिस भी हो सकता है। कम नाड़ी दर व श्वसन दर। और इस अवस्था में बच्चा का नाड़ी दर कम जाता है, श्वसन भी जो है कम जाता है, ठीक है। तो यह सब कुछ जो है लक्षण है, मैंने लक्षण बता दिया। मेन लक्षण यही ऊपर वाला सब है, इसको जरूर याद रखिएगा कि सिर का जो है सिर का व्यास जो है बढ़ जाता है, सीवन रेखाएं दूर दूर हो जाता है, कपाल पर उभरी हुई सिरा दिखता है, उभरा हुआ आगे का जो है ललाट हो जाता है उभरा हुआ, ठीक है। सिर का आघात परीक्षण करने पर, मतलब थपथपाने पर सिर पर मटके जैसी आवाज़ आती है। आँखों में परितारिका नीचे की तरफ हो जाता है, दृढ़ पटल ऊपर की तरफ दिखाई देता है, ओके। आंखें नीची हुई लगती है तथा बालक ऊपर की ओर नहीं देख पाता है। इंट्राक्रेनियल बढ़ने से, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से उल्टी होता है, ऐंठन होता है, स्क्यूंट आता है, हेडेक हो सकता है, ठीक है, जिससे बच्चा तीखी हुई आवाज़ में रोएगा। बालक दूध पान नहीं कर पाएगा, मानसिक विकार हो सकता है, कम नाड़ी व श्वसन दर हो सकता है। तो बच्चा में यह सब लक्षण पाया जाएगा जो CSF के बढ़ने के कारण होगा, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस, निदान क्या होगा, इसका डायग्नोसिस बड़ी आम बात है। चलिए हम इसके डायग्नोसिस को देखते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस में सबसे पहला हम सिर का परिमाप लेंगे, सरकमफ्रेंस, ठीक है, मतलब फीता से हम लोग नापेंगे कि एक नॉर्मल बच्चे में जितना सिर का परिमाप होनी चाहिए डायमेंशन, उतना यह CSF बच्चे में है या नहीं है। अगर सिर अनुपात से ज़्यादा परिमाप लगेगा तो समझेंगे कि इसका जो है प्रॉब्लम यही है, ठीक है। एक्सरे, ठीक है ना, एक्सरे जो है आपको क्या होता है एक्सरे करवा सकते हैं खोपड़ी का, CT स्कैन जो है करवा सकते हैं, ओके। वेंट्रिकुलोग्राफी, ठीक है, जो वेंट्रिकल होता है, यह वेंट्रिकल के वेंट्रिकुलोग्राफी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यही कुछ जो है निदान है, कुछ खास निदान है नहीं, बस सरकमफ्रेंस, एक्सरे, CT स्कैन, वेंट्रिकुलोग्राफी, यह याद रखिएगा निदान में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके लिए उपचार क्या है, मान गए किसी बच्चा में अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है, CSF इकट्ठा हो जाता है, उसका सर बड़ा दिखने लगता है, बच्चा को परेशानी होने लगता है, तो आखिर इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो होगा, है तो यह जन्मजात रोग ही, लेकिन कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो होगा। तो अगर ICP को कम करना हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करना हो, जो CSF के बढ़ने से प्रेशर दिमाग पर लगता है, मस्तिष्क पर, तो इस ICP को कम करना हो तो उसके लिए हम लोग मेनिटोल देते हैं और फुरसामाइड देते हैं, जो क्या करता है कि शरीर से अत्यधिक तरल को निकालता है और जहाँ भी प्रेशर लगता हो उसको कम करता है, ठीक है। तो यह प्रेशर को कम करता है मेनिटोल और फुरसामाइड, ठीक है। चलिए दूसरा है आवश्यकता पड़ने पर जो है गंभीर स्थिति में इसका हम लोग सर्जरी भी करते हैं, जैसे वेंट्रिकुलोप्लास्टी। क्या होता है, जो वेंट्रिकल होता है इसमें उसको जो है वेंट्रिकुलोस्टोमी की जाती है। क्या की जाती है, देखिए नाम रखिए, वेंट्रिकुलोस्टोमी, ठीक है, वेंट्रिकुलोस्टोमी याद रखिएगा। सर्जरी में वेंट्रिकुलोस्टोमी या कोरवाइड प्लेक्सोटोमी होता है, ठीक है, कोरवाइड प्लेक्सोटोमी या वेंट्रिकुलोस्टोमी, यही दो सर्जरी याद रखिएगा। तीसरा है लंबर पंक्चर के द्वारा CSF की निकासी की जाती है। अब लंबर पंक्चर आप लोग को पढ़ना है, पढ़िएगा LP, जिससे होता है कि स्पाइनल जो होता है ना, स्पाइन से जो CSF होता है, इसको निदान के लिए या अत्यधिक CSF की निकासी के लिए हम लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर एरिया में जो है स्पाइनल में इंजेक्शन के द्वारा CSF फ्लूइड को निकालते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, अब चूँकि हम लोग जानते हैं CSF ब्रेन में भी है और हमारा स्पाइनल में भी है, तो CSF को निकासी से जो है CSF की निकासी करने पर कमेगा तो दबाव कम लगेगा, ठीक है। और अगर मान गए अगर काम नहीं कर रहा हो तो संटिंग किया जाता है। अब संटिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। संटिंग होता यह है कि जो ब्रेन में पानी भरा है ना CSF, तो इसमें एक पतला सा नली डाला जाता है सर्जरी के द्वारा, ठीक है, एक पतला सा नली डाला जाता है वेंट्रिकल में। अब नली डालकर क्या किया जाता है कि इस नली को जो है पेट में लाया जाता है, पेट में जोड़ा जाता है, ठीक है। इससे यहाँ पे नली में, इस खोपड़ी में डाल दिया नली, पतला नली, ठीक है। अब इस नली को क्या करता है कि पेट में लाकर ज्वाइंट कर देता है। होता यह है कि इसमें जो भी पानी इकट्ठा होता है या ज़्यादा बनता है पानी, तो इस ट्यूब के द्वारा यह पानी पेट में आ जाता है, ठीक है, और पेट के बाद जो है पाचन से बाहर निकल जाता है। तो यह जो है संटिंग, यही संटिंग होता है, ठीक है, जो मस्तिष्क में लगाकर पानी वाले जगह पर एक ट्यूब कनेक्ट कर दिया जाता है पेट में, और वह पानी सब पेट में आ जाता है, जिससे यह मस्तिष्क का जो पानी है कम जाता है और बच्चा का सिर जो है नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो यह संटिंग होता है, ओके। चलिए
उपचार को समझ गए कि लंबर पंक्चर के द्वारा CSF निकाला जाएगा या संटिंग किया जाएगा या वेंट्रिकुलोस्टोमी हो सकता है या क्रोइड प्लेजोटोमी होगा या फिर यूँ कहा जाए तो प्रेशर कम करने के लिए मेनिनटोल या फुरसेमाइड दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा उपचार, समझ गए। चलिए, सर्जिकल पूर्व नर्सिंग देखभाल। अब आपसे नर्सिंग देखभाल पूछेगा कि बताइए कि हाइड्रोसेफलस में कौन सा सर्जरी होता है, सर्जरी के बाद और सर्जरी के पहले जो है देखभाल बताइए, ऐसे आपसे पूछ सकता है, या नर्सिंग प्रबंध पूछ सकता है। तो चलिए नर्सिंग प्रबंध में सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद का नर्सिंग देखभाल देखते हैं। यहाँ पे है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है। ठीक है, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है मतलब पहले का। ठीक है, बढ़े हुए ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यहाँ पे ICP होगा, आई होगा, चिन्हों को आकलन करना चाहिए। अब ICP में क्या क्या होता है इस चिन्ह को आपको जो है देखना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा। ICP बढ़ने पर सिर का परिधि बढ़ता है, मतलब सिर बड़ा दिखेगा आपको, धीमी श्वसन गति धीमा हो जाएगा, व्यवहार में बच्चा का परिवर्तन आने लगेगा, सीवन रेखाएं जो है खींचा हुआ दूर दूर दिखाई देगा। ठीक है, सिर दर्द होगा। ओके, और तो ये सब का आकलन करना चाहिए। ठीक है, सर्जरी से पूर्व जो है आपको ICP जो बढ़ा है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसको जो है आकलन करना चाहिए। अब आकलन में क्या क्या हो सकता है, तो सीवन रेखाएं दूर दूर खींचा हुआ हो सकता है, श्वसन गति धीमा हो सकता है, व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, सीवन रेखाएं का आकार जो है अलग अलग खींचा हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। ठीक है, सिर का परिधि बढ़ा हो सकता है। तो ICP बढ़ने से ये सब चीज़ें हो सकता है। ठीक है, अब जाहिर सी बातें हैं, मस्तिष्क में पानी बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो उसमें तनाव आएगा, तो सीवन रेखाएं दूर दूर होगा, नसें उभरी हुई दिखाई देगी। ठीक है, उस प्रेशर पड़ेगा तो दर्द होगा। तो यह सब ICP बढ़ने से होता है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे बालक का वाइटल साइन, रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर, यह सब हमेशा चेक करते रहेंगे। ठीक है, सर्जरी से पहले बच्चे को त्वचा एवं त्वचा की सलवटों को विशेष ध्यान रखें, त्वचा को स्वच्छ व सूक्ष्म बनाकर संक्रमण से बचाएं। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा का जो स्किन होता है बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव होता है, बहुत कोमल होता है, तो उसको शुष्क और संक्रमण से बचा कर रखना होगा। ठीक है, बच्चे को उठाते समय गर्दन, कंधे व सिर को सहारा दें। अब बच्चा को जब भी आप उठाएं तो उसके लिए आप उसके गर्दन में, उसके कंधे को और सिर को सहारा देकर उठाएं। ठीक है, बालक को पर्याप्त पोषण आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे, उसे बिठा कर खिलाएं। अब बच्चा को क्या करें कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे जो है पोषण दे और उसे उठा कर यानी बैठा कर जो है पोषण देना चाहिए। ठीक है, चाहे आप स्तनपान ही क्यों नहीं करा रहे हैं। ठीक है, बालक की व्यक्तिगत स्वच्छता को बिल्कुल बनाए रखें। ओके, उसके बाद है प्रत्येक जो है 2 घंटे के बाद जो है बालक की स्थिति बदलते रहे। ठीक है ना, निरंतर स्थिति बदलने से बालक को बेड सोर व हाइपोस्टैटिक निमोनिया होने से बचा जा सकता है, समझ रहे हैं, इसीलिए स्थिति बदला जाता है। आगे है बालक की सभी प्रकार के जांच, निदान व दैनिक देखभाल के लिए पालकों को सम्मिलित करें। पालकों मतलब उनके गार्जियन को सम्मिलित करें देखभाल में। बालकों को परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा दें। ठीक है, सर्जरी से पूर्व है तो अब बताइए 9वें पॉइंट में हमने कहीं नहीं बताया कि परमिशन जो है लेना है, तो परमिशन तो आपको लेना पड़ेगा, तो यह भी लिखेंगे, जबकि मैंने नहीं बताया। तो आपको लिखना पड़ता है, मैं बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन जो उसमें होगा वह आपको खुद से भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 9 पॉइंट हमने बता दिया, लेकिन अभी तक बताया ही नहीं कि सर्जरी के बारे में उनको परिजनों को जो है जानकारी देंगे। ठीक है, सर्जरी के बारे में जो है जटिलता के बारे में बता देंगे। ठीक है, सर्जरी के बारे में जो है मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करेंगे। ठीक है, उसके बाद सहमति प्राप्त करेंगे, सभी प्रकार के जांचों को इकट्ठा करेंगे। तो यह सब होता है ना सर्जरी से पहले, तो अभी तो ये सब इंक्लूड होगा, तो 14-15 पॉइंट हो ही जाएगा। तो आपको ये सब अभी इसमें लिखना है, मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, ऐसे छोड़िएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। अब बातें आती है, अब सर्जरी से पहले हम कंप्लीट देखभाल लिख दिए हैं, तो अब सर्जरी के बाद लिखेंगे कि अब बच्चा में सर्जरी हो चुका है तो हम क्या क्या अब देखभाल करेंगे। ठीक है, देखिए, जब तक बालक की होश ना आए प्रत्येक 30 मिनट के बाद वाइटल साइन को मापते रहें। जब तक सर्जरी के बाद बालक को जो है होश ना आए आप चेक करते रहेंगे। ठीक है, दूसरा है बालक का शारीरिक तापमान को बनाए रखें, बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर लॉस होने से भी बच्चा में दिक्कत आ सकता है। श्वसन मार्ग अनअवरुद्ध बनाए रखें व म्यूकस स्रावों को है। अनअवरुद्ध के मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे अवरुद्ध नहीं है, अनअवरुद्ध है। अनअवरुद्ध के मतलब कि अवरुद्ध को जो है दूर करना चाहिए, यानी श्वसन मार्ग को साफ बना के रखें और म्यूकस को हटाना चाहिए। ठीक है, बढ़े हुए ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या करना चाहिए, संट की उचित कार्य प्रणाली पर निगरानी रखें। अब जो संट लगाया गया है सर्जरी के माध्यम से, वो संट जो है कैसा काम कर रहा है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। ठीक है, संट क्या होता है बता ही दिए। यदि ICP में वृद्धि हो तो संट को निरंतरता को जांचें व उसकी वाल्व के सही कार्य करने की जाँच जो है वाल्व को दबाकर करते हैं। माय डियर, अब जो ब्रेन में जो लगा हुआ जो नली है जो स्टोमक से जुड़ा हुआ है, तो मान गए इसमें
इसमें जब ये नली काम नहीं करेगा तो क्या होगा, इसमें पानी इकट्ठा होते जाएगा और यह जो है ICP बढ़ते जाएगा। तो इससे हम समझेंगे कि हमारा जो है नली काम नहीं कर रहा है, संट काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए इसमें जो बाल्ब लगा होता है उसको दबा कर जो है हम लोग इसको जाँचेंगे कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। छठा है, बालक को इस प्रकार लिटाएं कि संट वाल्व पर दबाव न पड़े। अब जहाँ भी क्रेनियल में संट किया गया हो उस साइड से बालक को नहीं लिटाएंगे क्योंकि उस पर दबाव पड़ेगा संट पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सातवां है, बालक को संट के विपरीत करवट लिटाएं, वही चीज़ें हैं। उल्टी होने पर पेट के बल लिटाएं तथा वाल्व पर दबाव न पड़ने दें। ठीक है। अब बालक को संट के विपरीत, जहाँ भी संट लगा है उसके विपरीत करवट लिटाएं। ठीक है। अगर उल्टी होता है तो पेट के बल लिटाएं और बाल्ब को दबाव न पड़ने दें, ये चीज़ें हैं। ठीक है। आठवां है, संट से CSF की निकासी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता अनुसार व निर्देशानुसार इसे पंप करें। ठीक है। यदि कोई जटिलता हो तो चिकित्सक को सूचित करें। अब CSF अच्छा से निकल रहा है नहीं निकल रहा है, इसके सुनिश्चित के लिए आपको निर्देशानुसार पंप करना चाहिए। निर्देशानुसार ध्यान रखिएगा, अपना से नहीं। और कोई जटिलता दिखे तो डॉक्टर को सूचित करें। ठीक है। नौवां है, यहाँ पे संक्रमण के लक्षण दिखने पर डॉक्टर के अनुसार जो भी एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो दे, क्योंकि सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक दवाई चलता ही चलता है संक्रमण से बचाने के लिए। त्वचा एवं मुख को स्वच्छ रखें, साफ रखें। पर्याप्त पोषण एवं संतुलित आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे तथा धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते जाएँ। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए 12 नंबर का पॉइंट है, बालक को शांत, स्वच्छ व आरामदायक वातावरण प्रदान करें। निर्देशित हल्के दर्द निवारक औषधियाँ, सामक औषधियाँ, सीडेटिव नहीं दी जाती है। ठीक है। हल्के जो है आपको दर्द वाला दवाइयाँ दिया जाता है, ना कि जो है सीडेटिव दवाइयाँ दिया जाता है। ठीक है। बालक की देखभाल में माता पिता की सहायता बहुत ज़रूरी है, तो माता पिता से सहायता जरूर लें। तो इस प्रकार से यह सारा जो है नर्सिंग देखभाल था जो सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद है। बस आपको ध्यान में रखना है कि बालक को इसमें क्या क्या सर्जरी होता है, और उस चूँकि संट भी एक सर्जिकल प्रोसेस ही है, सर्जरी के बाद ही इसमें संट जो है लगाया जाता है। तो आपको सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद कंप्लीट जो है आपको प्रोसेस जो होता है उस सबको लिखना है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए, इसके बीमारी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा।